So, Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel, lecture number 3, linear algebra course. What we are going to study in this lecture, as it is suggesting that matrix addition, and then we will also cover about matrix multiplication. I will just tell you कि जब हमारे पास एक मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, लेट्स सपोज आपके पास ये मैट्रिक्स है m क्रॉस n, तो आपके पास दूसरी मैट्रिक्स इसके अंदर ऐड करने के लिए जो हो उसका ऑर्डर भी m क्रॉस n होना चाहिए लाजमी, यानी कि m इज 2 n इज 2, तो ये भी 2 क्रॉस 2 और ये भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। और ये 1 क्रॉस 2 है तो ये भी 1 क्रॉस 2 होना चाहिए। वी विल सी द एग्जांपल्स। आपको पता है ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ये m जो होता है ये नंबर ऑफ रोज होता है, n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल अगर करके दिखाऊं तो इट इज ए वेरी बेसिक सब्जेक्ट, आप लोगों ने पिछली कोर्स में पढ़ा होगा आपने, और एफएससी मैथ्स में लाजमी पढ़ा होगा और मैट्रिक में भी। अगर आपके पास लेट्स सपोज फॉर द टाइम बीइंग एक मैट्रिक्स में लिखता हूँ u, ठीक है, तो u है 1 और -2, ठीक है, और जो है ना आपके पास दूसरी मैट्रिक्स है v, तो v आपके पास है 2 और -3, ठीक है। तो ये 1, जब मैं u प्लस v लिखूंगा तो ये आपके पास 1 + 2 कितना होता है, ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के अंदर एडिशन होती है 1 + 2, ये 3 आएगा और -2 + -3 दैट विल गेट यू -5, राइट। तो इसी तरह अगर आप मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स की सिंपल इस तरह से लें 4u, तो आप u के हर नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा 4 1s are 4 और 4 into -2 that will be -8, ठीक है। फिर अगर आप v को देखें, अगर मैं -3v लिखता हूँ तो -3v को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, -3 हर एंटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। बाद में हम देखेंगे हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 into 2 -6 और -3 into -3 that will get you 9। और अगर अब मैं इन दोनों को ऐड करूं 4u प्लस -3v, तो ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी। 4 + -6 will get you -2 and -8 + 9 will get you 1, ठीक है। ये इस तरह से वर्क करता है। द वेक्टर whose entries, अच्छा अब इसको इरेज करता हूं मैं, एक मिनट। अच्छा, अब हम अगर जीरो वेक्टर की डेफिनेशन को देखें तो जीरो वेक्टर की क्या होता है, द वेक्टर्स हुज एंट्रीज, ये आप खुद लिखेंगे डेफिनेशन में, आपको बता रहा हूं। द वेक्टर हुज एंट्रीज आर ऑल जीरो इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर है इस तरह से 0 0 0, तो ये एक जीरो वेक्टर है, ठीक है। या फिर ये आप u1 आपके पास है, u2 है और अप टू सो ऑन ये un तक है। तो अगर ये सारी एंट्रीज जीरो हैं तो ये एक जीरो वेक्टर है, ठीक है। फिर इनके अंदर अगर लीनियर कॉम्बिनेशंस की बात की जाए इन मैट्रिसेस के दरमियान आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे है कि अगर आपके पास कुछ गिवन वेक्टर्स हैं, गिवन वेक्टर्स v1 v2 एंड अप टू सो ऑन vp कह लें, ठीक है, इसमें तो हम n को नहीं देते। इन एक सिस्टम है Rn ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, एंड गिवन स्केलर्स, फिर उनके साथ हम स्केलर्स हैं c1 टू c2 एंड अप टू cp, ठीक है। और द वेक्टर्स y डिफाइंड बाय, तो एक वेक्टर y आप डिफाइन करें तो वो c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस अप टू सो ऑन एंड प्लस cp vp। अगर वो इस चीज के साथ आपको आंसर दे रहा है वेरीफाई करके कि यानी कि इसमें किसी का आपस में और ये ऑर्डर चेंज नहीं है, ये v1 भी उसी ऑर्डर का है, यानी कि ये आपस में ऐड हो सकते हैं। और कांस्टेंट तो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, अगर c1 को जैसे पहले मैंने करके दिखाया है, c1 लेट्स सपोज 4 है और आपका v1 जो है लेट्स सपोज वो u था, तो जैसे मल्टीप्लाई करके मैंने दिखाया ये उसी तरह से होगा। तो अगर
given vectors v1 v2 up to vp in Rn and given scalars c1 c2 up to cp, the vector y defined by y is equal to c1 v1 plus c2 v2 plus so on up to cp vp is called a linear combination of. तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसका, v1 से लेके vp तक का, विद वेट्स क्या होंगे इनके, विद w वेट्स, w इज वेट्स, वेट्स होंगे c1 टू cp तक। अच्छा फिर हम इसके बाद मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि वो कहता है कि आप जो है प्रूव करें कि दैट वेदर बी कैन जनरेट और रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 एंड a2। ठीक है, किस तरह से है, एग्जांपल में a1 क्या है हमारे पास 1 -2 -5, ये a1 है, a2 क्या है 2 5 6 और b है एक मैट्रिक्स 7 4 माइनस। आप देख रहे हैं सबका ऑर्डर एक ही है। ठीक है, तो वो कहते हैं डिटरमिन दैट वेदर b कैन बी जनरेटेड और रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 एंड a2। आप इसके साथ इसको प्रूव करने के लिए करेंगे x1 a1 प्लस x2 a2 इज इक्वल टू b, इस तरह लिख के a1 की जगह उसकी वैल्यूज, a2 की जगह उसकी वैल्यूज और b की जगह उसकी वैल्यूज, आपके पास एक ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा। फिर आप उसको अगर मैं इसे ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे आप 1 -2 -5 2 5 6 7 4 -3, ये आपका ऑगमेंटेड फॉर्म हो गया। तो ऑगमेंटेड फॉर्म के अंदर आप जब इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट दैट कि ना यहाँ पे सारे जीरोस बन जाएंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ इनको कैसे रॉ ऑपरेशंस के थ्रू आप सॉल्व करेंगे और फिर आपके पास यानी कि ये दो इक्वेशंस रह जाएंगी। इन दो इक्वेशन से आपको x1 और x2 की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, फिर आप x1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे और आप देखेंगे कि वो ना b के बराबर आएंगे, b is 7 4 -3। तो फिर आप उसके बाद लिखेंगे here b is a linear combination of a1 and a2 with weights। अब weights क्या है, x1 है एक वेट और x2 है एक वेट। तो x1 की वैल्यू आएगी एक्चुअली 3 आएगी और x2 की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। बेसिकली आपने x1 और x2 फाइंड करने हैं और फिर इस तरह से आप इस सिस्टम को देखेंगे एंड इट इज, और ये कंसिस्टेंट होगा तो ये लीनियर कॉम्बिनेशंस भी है। अब अगर हम मैट्रिक्स ऑपरेशंस की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ मैट्रिक्स ऑपरेशंस। तो मैट्रिक्स ऑपरेशंस में है रो कॉलम ऑपरेशंस होते हैं इनके, मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होती है, पावर ऑफ अ मैट्रिक्स होती है, ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स का और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन किस तरह मैट्रिक्स की है। अच्छा सबसे पहले हम कर लेते हैं व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये आप लोग करेंगे खुद, मैं से आपको बताऊं। अ डायगोनल डेफिनेशन लिखिएगा, a diagonal matrix is a square n cross n matrix whose non diagonal entries are 0। ठीक है, एक स्केयर मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर होगा n क्रॉस n, यहाँ पे आप लेट कर लें n इज 3, सो n क्रॉस n 3 क्रॉस 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो एक मैंने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बना ली। a diagonal matrix is a square matrix, ये square matrix है, number of rows is equal to number of columns। ठीक है, whose non diagonal entries are 0। अब इसकी diagonal entries क्या है, ये है और नॉन डायगोनल एंट्रीज को हमने जीरो कर देना है, यानी कि हमने इसको भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी अगर वैल्यू जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, इधर ये भी जीरो हो जाए और सिर्फ ये 1 और 5 और 9 यहाँ पर लिखे होते हैं इस पूरी मैट्रिक्स में, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। एन एम कॉन्स एन मैट्रिक्स जो होगी whose entries are all zero is called a zero matrix। या और अगर आप इस तरह की कोई वैल्यू ले लें
कि जो m क्रॉस n की हम अब बात कर रहे हैं, इनके ऑर्डर सेम नहीं होते हैं। 0 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 0, ठीक है। m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। m क्रॉस n ये सारी वैल्यूज जीरो हैं, क्योंकि अगर मैं इसे स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखता तो डायगोनल्स के अलावा दूसरी वैल्यूज जीरो हैं, तो उसे हम जीरो भी कह सकते थे, पर वो ज्यादा डायगोनल के लिए सूटेबल थी। इस तरह से अब रेक्टेंगुलर की बात की और सारी वैल्यूज जीरो हैं, तो ये एक जीरो मैट्रिक्स है। आप इसकी डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं फिर। और इसके बाद अब अगर एक एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, एग्जाम्पल 1 होगी बुक के अंदर एक, ठीक है। उसमें वो कहेगा कि ए बी और सी आपको दिया होगा, आप कहेंगे ए प्लस बी भी फाइंड करेगा और ए प्लस सी भी फाइंड करिए, तो आप देखेंगे कि ए प्लस बी तो आप फाइंड कर लेंगे क्योंकि ऑर्डर सेम होगा, प्लस ए और सी ये फाइंड नहीं होगा क्योंकि ए प्लस सी का ऑर्डर सेम नहीं होगा, तो वो नॉट डिफाइंड सिस्टम्स हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब इसके बाद हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या कहता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं। अगर ए का, अच्छा लेट्स, अब हम ए का ऑर्डर भी m क्रॉस n है और इसका ऑर्डर भी b का ऑर्डर भी m क्रॉस n है, ठीक है, तो ये सेम ऑर्डर हो गया, तो क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। नहीं हो सकती, क्योंकि ये होता है नंबर ऑफ रोज, ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ये फिर नंबर ऑफ रोज, ये फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमें पहली मैट्रिक्स के लिए, पहली मैट्रिक्स हमारे पास ए है, अगर मैं बी क्रॉस ए लिखूंगा तो हमारे पास पहली मैट्रिक्स बी हो जाएगी और दूसरी मैट्रिक्स ए। मैं अभी ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूं, तो पहली मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है। अब इसके अंदर पहली मैट्रिक्स के अंदर आपने फर्स्ट वन मैट्रिक्स के लिए आपने नंबर ऑफ क्या देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर आपने नंबर ऑफ रोज देखने हैं। मीन क्या हुआ कि आपकी ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू फर्स्ट का कॉलम है, ये वाली वैल्यू सेकंड की रोज हैं, ये दोनों आंसर जो m क्रॉस n और m क्रॉस n आप लिखेंगे ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर n इज इक्वल टू m हो जाता है तो फिर तो ये सूटेबल है मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। फर्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है a जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, मल्टीप्लाई मैं उसे कर रहा हूँ एक बी मैट्रिक्स के साथ जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी वो हमें इसके एंड वाले डिजिट्स बताएंगे, ये 2 और ये 2, ये मल्टीप्लाई होकर ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। अब मैं आप लोगों को एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास एक ए मैट्रिक्स है 2 1 3 और एक बी मैट्रिक्स है जो कि है 4 1 और 3 -2 6 और 3। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इसका ऑर्डर क्या है। इसके अंदर दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स है, 2 क्रॉस 2। इसके अंदर आपके पास दो रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये आपकी 2 क्रॉस ये नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है, ये तो सही है। अब जो मेरे पास अदर मैट्रिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी ए क्रॉस बी, तो वो क्या आएगी, उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स। ये ऐसे 2 रोज मल्टीप्लाई बाय 3 कॉलम्स, ठीक है। ये और ये सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकती हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद किस ऑर्डर में आएंगी, 2 क्रॉस 3, सही हो गया। तो अच्छा, अब ये मुझे क्वेश्चन मार्क्स फाइंड करने हैं, ठीक है। इट इज वेरी
इजी। मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, आई एम अगेन हैविंग पेन। अच्छा, आप लिखेंगे, आप पहले इस रो को इस कॉलम के साथ, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 into 4 प्लस 3 into 1। ठीक है, फिर आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 1 into 4 प्लस -5 into 1। आप देख रहे हैं नंबर्स वही हैं, और यानी कि 2 और 3, 1 और -5, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन वही है, 4 4 1 1। राइट हो गया। अच्छा, ये हमारे लिए जब अब मैं इस तरह से लिखूंगा तो हमारे लिए स्पेस कम पड़ जाएगी, तो मैं इस चीज को इरेज कर देता हूँ। अच्छा, फिर अगले के लिए आप दोबारा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 into 3 प्लस 3 into -2, और फिर दूसरा 1 into 3 और प्लस -5 into -2। फिर फर्स्ट यानी कि अब हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया था, अब इसकी फर्स्ट रो को आप थर्ड कॉलम से करेंगे, 2 into 6 प्लस 3 into 3। ठीक है, और फिर 1 into 6 और प्लस -5 into 3। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब मैं इनको A क्रॉस B, 2 4 8 प्लस 3 1 3, 2 4 8 और 3 1 3, कितना हो गया, 8 और 3 11 हो गया आपके पास। यहाँ पर 4 और -5 -1 हो गया आपके पास, और ये 2 3 6 और ये -6, ये 0 हो गया आपके पास, और ये आपके पास हो गया 1 3 3 और प्लस 10 13 हो जाएगा। तो 2 6 12 और 9 आपके पास 21, और ये वाला 6 -15, sorry, this will be 1 minus 15, no, that is 1 into 6, right? 6 और -15 आपस में हमें -9 दे देंगे। तो ये आपने देखा हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने का। आप इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर्स या इंटरनेट पे। इतने ज़्यादा हम जो भी यहाँ पे कोर्स पढ़ेंगे, आप उस बात को देखेंगे कि उन सब के कैलकुलेटर्स आपके इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, आप अपने आंसर्स को बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। खुद करें और उधर से वेरीफाई कर लें। ओके, सो बुक में से आप फिर आगे एग्जाम्पल 3 देखिएगा। ठीक है, उसमें देखिएगा आप, उसमें आपको क्या करना है। अच्छा, आगे ना बहुत आसान आसान तरीके भी होंगे मल्टीप्लाई करने के, वो हम फिर देखेंगे। आज जब एग्जाम्पल 3 करेंगे उसी में आपको बहुत एक आसान तरीका मिल जाएगा, यू हैव टू गो विद दैट। फिर अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करें मैट्रिक्स की, तो वो कुछ ऐसे हैं कि अगर आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको आप ए से मल्टीप्लाई करें तो वो ए ही है। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे आइदर साइड से मल्टीप्लाई हो, वो ए ही देगी। आई इंटू ए, लेट इट्स ऑर्डर इज एम, और एम क्रॉस एम होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है, या आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह की मैट्रिक्स होती है। 1, अगर मैं एम इज लेट एम इज 3, तो डेट विल बी 3 क्रॉस 3, 0 0 1 0 0 1। इस तरह की ये इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसकी डायगोनल एंट्रीज सारी 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी 0 होती हैं। ये इस तरह से ये हो गया। और प्रोडक्ट के अंदर आप इस बात का ख्याल रखें कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बहुत रेयर केस होंगे कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें कि ए क्रॉस बी जो है वो बी, या आप ऐसे कहें कि सॉरी, ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि बी जो है वो
सी हो जाएगा। इन जनरल केसेस की बात की जाए तो ऐसा नहीं होगा कि बी जो है वो सी के बराबर आ जाएगा। तो अगर आप ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि आप कह दें कि इनमें से ए मैट्रिक्स जीरो थी या बी जीरो थी। यू कैन नॉट जस्टिफाई टिल यू आर नॉट नॉन बाय दिस। फिर आप बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 देखें, उसके अंदर ये आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है और प्रूव करना है कि जो होता है ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है। ठीक है, फिर पावर्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। इफ ए इज n cross n matrix and k is the positive integer, तो then a की पावर k denotes the product of k copies of a। इस बात को हम देखते हैं, यानी कि a की पावर k, if a is n cross n matrix and k is a positive integer, the a की पावर k, then a की पावर k denotes the product of k copies of a। k copies of मतलब है कि हम a को k टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज किस तरह लिया जाता है, अब हम ट्रांसपोज को डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज होता है अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर में, तो वो ट्रांसपोज जब उसका लिया जाएगा a ट्रांसपोज, तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m। आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना, कॉलम को रोज में। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक मैट्रिक्स ऐसे लिखता हूँ 2 3 6 1 2 8। ठीक है, अगर ये एक रैंडम मैट्रिक्स है, अगर इसका मैंने ऑर्डर है रोज 2 और ये ए है, तो मैं इसका अगर ट्रांसपोज लेता हूँ ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 2 1, कॉलम को मैंने रो में बना दिया, 3 2 एक कॉलम है इसको भी मैंने रो कर दिया, और 6 8। अब इसकी कितनी रोज हो गई 3, और कॉलम्स इसके 2 हो गए। ठीक है, ये इस तरह से ट्रांसपोज लिया जाता है। अच्छा, इसके बाद ये पावर्स भी हो गई, ट्रांसपोज भी हो गया, और अब आप अगर देखना चाहें तो हम इनवर्स को देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे लिया जाता है। अभी हम सिर्फ जनरली मैट्रिक्स देखेंगे कि हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किस तरह लेना है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, स्पेशली ए इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, तो फिर क्या होगा, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। अच्छा, इन्वर्टिबल होने के लिए उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि 3 क्रॉस 3 हो या 2 क्रॉस 2 हो, इस तरह से। बी इन्वर्टिबल इफ देयर इज n क्रॉस n मैट्रिक्स सी सच दैट, कि अगर मैं उसको एक मैट्रिक्स जो होगी सी ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, अगर मैं सी और ए को आपस में मल्टीप्लाई करूं और वो मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, तो इट्स मीन जो सी है वो ए का इनवर्स है। इस तरह से इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि इनवर्स को अगर उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। चाहे मैं फिर ए सी को ऐसे मल्टीप्लाई करूं, या इधर से सी ए करूं या ए सी करूं, दे बोथ विल गिव मी द आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और आई का ऑर्डर वही होगा जो आपकी ए का या एन का ऑर्डर होगा। लेट इट इज एन, तो ये आई एन मुझे देगा। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू, और फिर जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको सेम वही मैट्रिक्स दे देता है। ठीक है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, और फिर मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, आप ये देखेंगे यहाँ पर ये रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा कि ए इनवर्स को मैंने राइट हैंड से मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड से। अगर कोई अब हम देखें जाए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर क्या होती हैं, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो होंगी आपके पास, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो होती हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करे,
वो सिंगुलर है, और जो जो जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता वो नॉन सिंगुलर होती हैं। अब कौन सी मैट्रिक्सेस होती हैं जिनका फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, या कुछ आपके पास स्केयर मैट्रिक्स होंगे जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैं उनको अभी दिखा देता हूँ आपको। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 2 2 और 2, ठीक है। अब इनवर्स कैसे लिया जाता है? आप इनवर्स के लिए सबसे पहले एक आप इसे कह सकते हैं मॉड कैलकुलेट करते हैं। मॉड ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, लेट्स सपोज फॉर द टाइम बिंग मैं एक और मैट्रिक्स देखता हूँ ए बी सी डी। तो आप इसका अगर मैं मॉड लेना चाहूँ, ये ए है, अगर मैं ए का मॉड लेना चाहूँ तो वो किस तरह से होगा? ए का मॉड होगा, आप इस तरह से फिर लाइन लगा देंगे ए बी सी डी, ठीक है। और फिर इसका होगा ये ए डी माइनस बी सी, ठीक है। अगर तो ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और ऐसे केस में वो आपकी जो होता है वो सिंगुलर नॉट इन्वर्टिबल होता है, तो उसे आप क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। और सिंगुलर मैट्रिक्स अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो ये सिंगुलर होगा मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो हो जाता है तो ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जो सिंगुलर होगी, सिंगुलर के लिए क्या शर्त है कि वो जो है उसका डेरिवेटिव, उसका ये ए डी माइनस बी सी 0 के बराबर होगा। अगर मैं ये देखूं कि 2, अब मैं इसको करूं 2 2 जार 4 और माइनस 2 2 जार 4, तो ये तो 0 है, इट्स मीन इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर ये नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो नॉन सिंगुलर होगा, राइट। तो अगर मैं अब इसका इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक ऐसी मैट्रिक्स दिखाता हूँ जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम देखते हैं। अगर मैं लिखूं 3 5 10 8, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं इसका, ये एक ए मैट्रिक्स है, अच्छा, और ये एक सॉरी दिस इज जस्ट ए, तो मैं कर लेता हूँ। अब मैं इसका मॉड ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3 8 जार 24 माइनस 5 10 जार 50, तो ये आ जाएगा -26, जो कि नॉन जीरो है। तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इनवर्स कैसे लेते हैं? इनवर्स जो होता है वो आपके पास ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और फिर आपके पास मॉड ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए को फिर मैं अगर एडजॉइंट ऑफ ए ही लिख दूं, क्योंकि अगर आपका यह मॉड ऑफ ए 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर वो 0, एनीथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, तो वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ए क्या होता है? ए डी माइनस बी सी, एंड व्हाट इज ए? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड दिस इज डी। दिस इज ए डी माइनस बी सी, जो कि हम पहले कैलकुलेट करें -26। अब एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए जो भी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की बनेगी वो रखेंगे, और ये एक नंबर है -26, तो फिर आप उसके हर नंबर से, उसके हर मैट्रिक्स के हर नंबर को एडजॉइंट से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो ए का इनवर्स होगी। ये हम ए का इनवर्स कैलकुलेट करें, तो ए का इनवर्स को फिर मैं अगर ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगी। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 5 10 3 8, ठीक है, मैंने इसका थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ -3 लिख दूँ तो ये और इसको भी माइनस कर देते हैं, चलें दोबारा। अच्छा, अगर हमें जो एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है तो आप क्या करते हैं? आप डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज कर देते हैं। डायगोनल एंट्रीज 5 और 10 है, मैं इस 10 को इस साइड पे लिख दूंगा और इस 5 को इस साइड पे, और नॉन डायगोनल एंट्रीज का आप चेंज कर देते हैं साइन। तो नॉन डायगोनल में आपके पास -3 है, तो मैं -3 को 3 कर देता हूँ, और एक -8 है तो मैं इसको 8 कर देता हूँ। इस तरह से जॉइंट कैलकुलेट हो गया। और इसका अगर मैं मॉड कैलकुलेट करूँ 5 10 50, फिर माइनस का साइन,
फिर 8 3s आर 24। अब यहाँ पे तो ये मैंने पॉजिटिव, क्योंकि मैंने वैल्यूज की पोजीशन चेंज की हुई थी इस, जब यहाँ मैंने मैट्रिक्स लिखी। तो आपने इसमें देख लिया हमें मल्टीप्लाई करना है, एडिशन कैसे करनी है, ट्रांसपोज क्या है, ज्वाइंट क्या है, मॉड क्या है, इनवर्स को कैसे फाइंड करेंगे। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू।